ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आम बजट को आज पेश कर दिया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। बहुत हद तक लोगों को निराशा भी हुई है, कुछ लोग इसे सधा हुआ बजट भी मान रहे हैं। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर इसके हम कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं, वो बिंदुओं में आपको बताना चाहूंगी। श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद भारतीय वित्तीय संहिता संसद में पेश की जाएगी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सर्विस टैक्स में यानी सोटा पर पड़ा जरूर है। सर्विस टैक्स के जरिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आपके लिए क्या हो चुका है महंगा और क्या आपके लिए हो चुका है सस्ता। जी, इसके तमाम एस्पेक्ट्स पर हमने चर्चा की है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस बार सरकार की कोशिश भी ये है कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम लागू करने की ये जो कोशिश है वो कोशिश भी की जाए। हालांकि इसे निराशाजनक बजट भी कुछ लोग बता रहे हैं, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लगा था कि एक अलग हटकर कुछ नया बजट पेश किया जाएगा, कुछ अलग हटकर विजन सामने आएगा। जैसा कि हमने बातचीत में भी हमारे तमाम जो खास मेहमान जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये रोजगार परक बजट नहीं है, विकास परक बजट नहीं है। बहुत ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो इस बजट में दिखाई नहीं दी है। हालांकि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि एक साफ और अच्छा बजट है जिसमें दूरदर्शिता भी है, दूर की सोच रखी गई है। लेकिन क्या वाकई दूर की सोच रखी गई है? क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डिमेरिट्स हैं? इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हमारे साथ। सबसे पहले मैं रूबरू कराना चाहूंगी राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ सुखबीर हुड्डा जी मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है योगेश कौशिक, जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस है, राजनीतिक समीक्षक हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अनंतराम स्टूडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेसर दीप नारायण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेश नायक। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल योगेश कौशिक जी आपके लिए, जो पहला बुनियादी सवाल है, कैसा लगा आपको ये बजट? देखिए, आपने जो मेरे बारे में बताया है, उसी एंगल से इसको एनालाइज करो। बिल्कुल। जो मोदी जी अपना भाषण दिया करते थे इलेक्शन से बिल्कुल और इलेक्शन के बाद तक, मतलब कल तक के भाषण की मैं बात कर रहा हूँ। कल इन्होंने भाषण दिया है पार्लियामेंट के अंदर। उस भाषण का इसके अंदर कहीं कोई रत्ती भर कोई पुट नजर नहीं आता। इसको मैं एकदम क्लियरली, जो दो सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा, वो मैं बता देता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट में जाया करते थे तो ये वहां कहा करते थे कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, यहाँ पे बहुत काम हो सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने की। और मेरा मानना ये था कि शायद ये टूरिज्म का जिक्र कर रहे हैं और टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे। वो टूरिज्म इस बजट में मुझे कहीं नजर नहीं आता है। नंबर 2, जो इसके अंदर ये जो बात कर रहे थे मेक इन इंडिया की, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ क्लियरली। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ये मेरे हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि इनका विजन ये था कि 100% चीजें इंडिजीनियस हो जाएंगी विद इन ए टाइम ऑफ स्पैन। इसके अंदर मुझे बजट में वो भी एकदम लुप्त नजर आता है। तीसरा, जब भी कभी आप इनकम बढ़ाने की प्लान करते हैं तो ये बिल्कुल साधारण सी बात होती है, टैक्स बढ़ा दो, ये कर दो, जो इन्होंने कर दिया। ये इट इज ए गोन केस, आई पर्सनली फील। हॉस्पिटलाइजेशन, जो हॉस्पिटल वगैरह की एक इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर बढ़ावा उसको मिल रहा है। मैं ये भी सोच रहा था कि इनका विजन कुछ ऐसा होगा कि हम कुछ ऐसे हब बनाएंगे, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो शायद ऐसा हब भी बने जैसे गुड़गांव के अंदर है। बिल्कुल। ठीक है, तो उससे भी एक पैसा जनरेट होता है, अपने देश में आता है। ऐसे ही हुड्डा सरकार ने यहाँ हरियाणा में इलेक्शन से पहले कुछ डिक्लेयर किया था कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाने जा रहा हूँ जहां पे विदेशी लोग पढ़ने आएंगे। बाय मींस हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और उससे पैसा भी जनरेट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये एक्सपोर्ट का जो प्लान इनका था अभी तक का, वो मुझे कहीं पे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इनका कोई एक्सपोर्ट में इस बजट के थ्रू कि कुछ एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है या ये आगे बढ़ जाएंगे। अब आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो मेरा मानना ये है, अगर इस देश का मैं नागरिक हूं तो मुझे राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग एंड राइट टू जॉब। अगर ये जिस दिन मेरे को सारी की सारी चीजें मिल गई तो देश ने तरक्की कर ली। बिल्कुल। अदरवाइज वो देश वहीं का वहीं था, जैसा है वैसा ही है। भाषण जितने मर्जी दे लो आप, पर इस बजट में वो सारी चीजें मुझे नदारत नजर आती। जी बिल्कुल।
सुरेश नायक जी, जो कि आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, आर्थिक मामलों के आप जानकार हैं, क्या कह रहा है आपका आर्थिक ज्ञान? आज कैसा लगा आपको ये आम बजट? खासतौर पर सवाल ये भी है कि क्या ये बजट जो है वो सब्जेक्टिवली नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिवली है? नहीं, ऐसा तो मेरा तो ये माना। पहले तो मैं आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हरियाणा न्यूज चैनल फॉर इनवाइटिंग मी एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट। एक चीज मैं कौशिक सर से भी कहना चाहूंगा, देखिए सर, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। रोम शहर जो है एक ही दिन में कभी भी नहीं बना था। तो हम अगर ये आस लेके चलेंगे कि हम ये मानेंगे कि एक ही दिन में 9 महीने के अंदर ही जो है भारत का पूरा विकास हो जाएगा, ये कभी संभव ही नहीं है, हो भी नहीं सकता है कभी भी। तो बाकी अगर जो चीजें अब घर की जो आप जीएआर की हम चिंता करेंगे, तो घर में जो है अभी जो है उसको न्यूट्रल करके रखा गया है। हो सकता है बाद में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और कॉमन टैक्स की जो है हम जो सोच रहे थे कि कॉमन टैक्स का सुविधा रहेगा, वो बाद में करेंगे। और मुझे जहां तक लग रहा है कि इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे कौशिक सर भी बता रहे थे कि देखिए भारत एक ऐसा देश है कि भारत का जो कल्चर है पूरे विश्व में सब मानते हैं भारतवासी को, और भारतीयों को सबका एक अपना रिस्पेक्ट है। तो उसके ऊपर इंडिजिनियस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा जो सरकार अभी जो सरकार जो है वो जोर दे रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट के नाते मेरा तो मानना ये है कि आप अगर इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा सा अगर बढ़ा दोगे, तब जाके हम कुछ सोच सकते हैं कि लोग अगर जितना एक्सपेंडिचर करेंगे, जितना वो खर्च करेंगे और जितना वो संचय करेंगे, उसके हिसाब से वो संचय और एक्सपेंडिचर दोनों जो है देश के विकास में काम आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर एक बंदा अगर सिर्फ एक्सपेंडिचर कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश जो है डाउन फॉल हो जाता है, ऐसा नहीं है। स्पेंडिंग और सेविंग जो है दोनों की जरूरत, मुझे लग रहा है कि दोनों की दोनों जरूरत है। धन्यवाद जी। अनंतराम जी, आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन आपने कहा डाउनफॉल की बात कर दूं तो यहाँ पर एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। बाजार जो है पूरे तरीके से निराश हो चुका है। सेंसेक्स जो है, जो इस बजट के पहले बड़ी तेजी से छलांग मार रहा था, वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है क्योंकि निराशा का भाव थोड़ा सा फैल चुका है। जी अनंतराम जी, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अब ये मेरे साथी बता रहे थे कि इकोनॉमिक दृष्टि से ये स्वागत करते हैं इस बजट का, और उन्होंने भी बताया पूंजी निवेश की बात की, बचत योजना की बात की, टैक्स की बात की। इस बजट में न तो स्लैब बढ़ाया गया है और न ही बचत योजना को बढ़ावा दिया गया है। ये नहीं है कि पहले बचत हमारे जैसे लोगों को लिए 3 लाख थी ना, वो तो 1.5 लाख थी, अब वो 2 कर दी हो, या वो जो स्लैब था 3 लाख का 3.5 लाख कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। और अगर बचत योजना को बढ़ावा देते तो वो पैसा देश के काम आता। अच्छा, और अगर ये उससे होता उनको राहत मिलती। अब एक प्राइमरी टीचर को भी आज 27,000 30,000 तनख्वाह मिलता है, ऐसा कोई वर्ग नहीं रह गया है। और बल्कि मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप इसको सेक्टर वाइज डिस्कस करें, सर्विस पेशा डिस्कस को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, इस तरह से बांट करके तब डिस्कस करें, कारपोरेट सेक्टर को, तो तब ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इसी 2 पॉइंटों पर ये कहना चाहूंगा, न तो बचत को ही इन्होंने बढ़ावा दिया है, जो सरकार के पास पैसा जाता कहीं लगा सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते, और न ही उनको राहत दी है जबकि कीमतें इतनी आकाश हुई। और सर्विस टैक्स बढ़ा करके ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस पर कीमतें ना बढ़ेंगी। ये मेरा सुखबीर हुड्डा जी, कहा ये भी जा रहा है कि बजट जो है वो सधा हुआ है, मोदी का विजन जो इस पर हावी है। तमाम एस्पेक्ट इस पर अनंतराम जी ने भी गिनाए, हमारे साथ नायक जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी तमाम बातें कही, योगेश कौशिक जी ने भी तमाम बातें कही। आपके नजरिए से क्या? देखिए, इस बजट को अगर आप इस तरीके से देखेंगे, देखिए इसने बजट ने, क्योंकि इसमें टैक्स के अंदर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं लेके आए हैं, और उसकी जो फर्स्ट आउटलुक है वही एक निराशा का माहौल पैदा कर देती है। ठीक है, आपने इसके अंदर ब्लैक मनी के ऊपर बहुत हार्ड हिटिंग बिल्कुल। देखिए, उसके प्लस के साथ माइनस भी बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि जब आपने आउटलुक, आपका मेकअप ही ठीक नहीं हुआ, आगे आप बेशक कितने अच्छे गुणवान हो, आपका जो मेकअप था वो एक बिल्कुल वो हुआ। अगर देखो, प्रोफेसर अनंतराम तो बड़े सुलझे हुए और बड़े ज्ञानविद हैं, इनसे काफी सीखते हैं, इनकी डिबेट को भी फॉलो करते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हाईलाइट किया कि बजट के ना, हम इनको बजट को सेक्टर वाइज डिस्कस करें। जैसे बजट को, मैं आप तो नॉर्मली बजट क्या होता है, बजट के अंदर 12 से 15 फैक्टर्स आते हैं जिसपे बजट डिफाइन होता है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, कोई भी किसी भी पोजीशन पे अगर आप है तो पहले आप स्लैब पे जाएंगे, टैक्स का क्या हुआ, टैक्स का बदलाव क्या हुआ, उसके बाद जाएंगे आप हाउसिंग लोन का क्या हुआ, क्योंकि हर घर की कंसर्न है ये 2 चीजें। उसके बाद आपका ना, आपके बच्चे के जैसे स्कूल एजुकेशन है, चलो मैनेज कर ली, वो कितनी सस्ती कितनी महंगी, आम आदमी को इससे मतलब होता है कि भाई मुझे बच्चे के शिक्षा पे कितना खर्च अब करना है, मुझे टीवी लेना है तो मुझे और कितना ज्यादा खर्च करना होगा, या मुझे उसके लिए कुछ सस्ता करना होगा। डॉक्टर नायक, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। तो उसके अंदर क्या होता है, सॉरी डॉक्टर नायक,
इसके अंदर क्या होता है कि जब एजुकेशन सेक्टर पे हम जाते हैं, थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा था, हाँ। कि जैसे ही बच्चे आपके बड़े होते हैं, स्कूल एजुकेशन के बाद आप कॉलेज की प्लान करते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, वहां पे आपकी हवा निकल जाती है, क्योंकि डोनेशन और हॉस्टल्स को रह के जो वहां के एक्सपेंसेस है, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए आप, अब ठीक है हाईवेज पे आपको रोड मिल गए, उसके ऊपर टोल लगे हैवी, लेकिन जैसे ही हाईवे से आप बाहर जाते हैं, आपको रोड नाम की चीज नहीं है, वहां पे स्टेट टोल टैक्स लगे हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर के अंदर भी मतलब एक इसको डिस्कस किया जा सकता है। उसके बाद आप ग्रामीण विकास, 80% हिंदुस्तान गांव में रहता है, उसके अंदर उनको क्या कहते हैं, आपको अच्छे नेटवर्क चाहिए, वहाँ पे क्या कहते हैं ब्रॉडबैंड की लाइंस वहां पे चाहिए, उसके ऊपर वहां पे साफ स्वच्छ टॉयलेट्स चाहिए, क्योंकि वहां की महिलाएं बेचारी रात में निकलती, पावर जो उनके लिए बहुत बड़ी कंसर्न है, डीजल सब्सिडी, उनको पानी टाइम पे, कीटनाशक दवाइयां टाइम पे, यूरिया खाद उनको टाइम पे। उसके बाद आप आ जाएंगे फार्मर्स को आप क्या सब्सिडी दे रहे हैं, डीजल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके ऊपर क्या सब्सिडी है, पावर पे क्या है, फिर उसके बाद देखिए वो आता है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाए, इंपोर्ट ड्यूटी पे आपने क्या किया, और उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी पे आपने क्या किया, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की कंसर्न आ गई। फिर मोदी साहब ने एक बड़ा मैं कौशिक साहब से मैं बात कर रहा था कि जो मेक इन इंडिया का जो इन्होंने विजन लिया था, जो नारा दिया था, वो हमें कम से कम इसमें दिखना चाहिए था। मैं पर्सनली निराश हुआ, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं बहुत नजदीक से, मैं 22 साल में इतने बड़े एक कॉर्पोरेट घराने के साथ में काम करके आया हूं, तो जहां तक मेक इन इंडिया का था, इसमें मुझे कोई चार्म नहीं दिखाई दिया। आज वाले बजट में वो चार्म थोड़ा सा मिसिंग हुआ। बिल्कुल चार्म मिसिंग है, तमाम एस्पेक्ट इसके और भी हैं। लास्ट लाइन ऐड करना चाहूंगा मैं, लास्ट पॉइंट जो आता है, ये हमने डिस्कस करने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनके लिए आपने ऑप्शन दे दिया ईपीएफ चुने या पेंशन चुने, और उनके लिए ऐसा कुछ नहीं दिया कि आप उनको ट्रीटमेंट कराना, बच्चों को कोई एडमिशन के लोन कराना, बाहर पढ़ाना, इधर पढ़ाना, उसके लोन्स। और लास्ट एंड अल्टीमेट पॉइंट इज कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि इन्होंने रेलवे में सुरेश प्रभु साहब ने सीसीटीवी लगा दिए, महिलाओं के लिए अलग से बना दिए। हाँ, तो इसके अंदर महिला सशक्तिकरण को थोड़ा सा मिस कर गए हैं। आई डोंट नो उनका क्या विजन रहा, निर्भया फंड को थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा, जरूर इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता सूरजपाल अमू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार। बजट पेश कर दिया गया, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सर्विस टैक्स की मार जो है आम जनता पर पड़ी है। कान चाहे सीधे हाथ से पकड़े चाहे उल्टे हाथ पर, इसको लेकर कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? पहले जो टैक्स से 1000 करोड़ रुपए की बजट भारत की सरकार को होती थी, परंतु अब 9000 करोड़ रुपए की बजट वित्त मंत्री ने भारत को दी है। अब उस 9000 करोड़ से जो भारत के डेवलपमेंट में जो हम शहरों के अंदर 2 करोड़ मकान गरीबों के लिए और 4 करोड़ गांवों के अंदर जो मकान बनाने जा रहे हैं, उससे जो बेनिफिट गरीबों को घर मकान मिलेगा जी। उसके अलावा जो कई कॉलेजेस दे रहे हैं, IIM दे रहे हैं, हम जम्मू में दे रहे हैं और जगह दे रहे हैं, और हम पूर्वांचल के प्रदेशों में जिस प्रकार की सुविधाएं देने का घोषणा की है, जब तक हमारी बचत नहीं होगी हम क्या देंगे लोगों को। जिस प्रकार का बजट आज दिया है युवाओं को, महिलाओं को, जिस प्रकार से बेनिफिट इस आज के इस बजट में दिया है, उसके लिए मैं केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दूंगा। तो इस प्रकार का जो पहली बार इतने सालों में पहला ऐसा बजट है जिसमें देश के लिए कुछ सोचा गया है। यहाँ पर देश को सबसे आगे रख के सोचा गया है। और यहाँ पर अगर मैं किसान की बात करूं तो इरिगेशन के मामले में किसानों को टेल तक पानी पहुंचाने का निर्णय जो केंद्र सरकार ने किया है, क्योंकि अगर किसान के पास पानी पहुंचेगा तो फसल होगी तो वो उतना ही फसल ज्यादा पैदा करके देश को अन्न देगा, जिससे कि उसका बेनिफिट मिले। स्वामीनाथन आयोग का जिक्र भले ना किया गया हो, मनरेगा का ढिंडोरा पीट दिया गया है। सूरजपाल अमू जी, हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान अभी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके जवाब पर एक बड़ी सधी हुई मुस्कुराहट भी दे रहे हैं और कुछ सवाल भी आपसे पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं सुखबीर सिंह हुड्डा बोल रहा हूँ और मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। मेरा एक आपसे सवाल है कि इस बजट के बाद से जब से इम्प्लीमेंट होगा, अप्रैल के अंदर हम कुछ खरीदने जाएंगे, एक आम नागरिक के नाते, ग्रामीण या एक छोटे शहर के वासी होने के नाते, तो हम क्या सोच के जाएं कि हमें अब जेब में 500 रुपए डाल के जाते थे, अब 450 डाल के जाएं या 600 डाल के जाएं। अगर हमको चप्पल, जूते, कपड़े, टीवी, मोबाइल 800 रुपए तक की जो ग्रामीण लोग ले जाते हैं, तो क्या सोच के जाएं? चीनी सस्ती होगी, दाल, टमाटर, प्याज जो लोग लेके आते हैं, तो क्या मुझे थोड़ा सा गाइड करिएगा कि हम क्या कहते हैं, क्या किस तरीके से अपने घर से निकले? सूरजपाल जी, योगेश कौशिक बोल रहा हूँ। मेरा भी एक सवाल है, साथ के साथ जोड़ लीजिएगा। इस बजट में नया क्या है? क्या मोदी जी का विजन कहां से नजर आ रहा है इस बजट में स्पेसिफिक? सूरजपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
मैं सुन पा रहा हूँ जी। जवाब देना चाहेंगे आप? तमाम हमारे साथ जो खास मेहमान है उन्होंने सवालों की झड़ी आपके सामने रखी है कि भाई हम घर से कितने पैसे लेकर निकले। दूसरा सवाल ये है कि मोदी का जो विजन था वो इस बजट पर क्या दिखाई दे रहा है? स्पेसिफिक और बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपसे समझना चाहूंगी। मैं कहता हूँ हम लोगों ने बाल विकास की बात हो, चाहे वो युवाओं के लिए बात हो, जिस प्रकार की सुविधा अम्मू जी लच्छेदार बातें छोड़ के सीधी बात कीजिए ना कि यहाँ मोदी जी का विजन नजर आया, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात कहीं नजर आई इसमें, या मेक इन इंडिया की बात कहीं नजर आई इसमें, या जो वो नॉर्थ ईस्ट में भाषण दे के आए थे वो कहीं नजर आया इसमें? सीधा जवाब दो ना आप। बताऊंगा ना आपको। हाँ बताओ। आप लोगों ने, कौशिक साहब मैं खासतौर पे आपके विषय में बता दूं जी, आप ना सरकार बनने से पहले हमसे घुसते ना, आप सरकार बनने के बाद घुसे, तो आपको धैर्य अरे व्यक्तिगत चर्चा नहीं हो रही है, देश का आम बजट पेश हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज पाल अम्मू जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जो विषय है उस विषय पर आप जवाब दें। यहाँ व्यक्तिगत मसलों पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। सीधा सवाल ये भाई, चूंकि आप रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, अच्छे चेहरे हैं, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है आपके नजरिए से बजट कैसा है? दो सवाल हमारे खास मेहमानों ने आपसे पूछे हैं, सीधा सीधा उनका जवाब। ही नहीं है। मैं तो सिंपल रीजन जानना मैं चाह रहा हूँ। आपको जवाब दे रहा हूँ जी। पहली बार देश के अंदर एक ऐसा बजट आया है हाँ। जिसके अंदर एफडीआई के पैसे को देश के अंदर लाकर मेक इन इंडिया का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको लागू किया जाएगा। और उसके अलावा जो सब्सिडी के लिए जो हमने जैम का आधार बनाया है, 3 साल में जो वित्तीय घाटा 3% लाने का हमने लक्ष्य रखा है, एलपीजी की सब्सिडी हो या 20,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ मुद्रा बैंक हो, इस प्रकार के हमने अनेक ऐसे चलिए अनेक विजन रखे गए हैं। दिखाई क्या दे रहा है वो अलग बात है। सूरज पाल मुझे हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक और बीजेपी नेता इस वक्त ऑनलाइन पर आईडी स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईडी स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसा है आपके नजरिए से बजट? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस बजट को लेकर। अगर हम आर्थिक हल्के की बात करते हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सब्जेक्टिवली नहीं है, ऑब्जेक्टिवली बड़ा अच्छा है, आम आदमी को सोटा लगा दिया गया है और कॉर्पोरेट घराने को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैंने बजट तो देखा नहीं, मैं आई वाज ऑल द टाइम आउट जी, टीवी नहीं देख पाया जी। मंत्री चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आईडी स्वामी जी। खैर अब आपसे क्या पूछा जाए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान मैं उनको कंटिन्यू करना चाहूंगी। आईडी स्वामी जी के पास इतना वक्त नहीं था कि देश के आम बजट को वो देख पाए। मुझे जो लगता है ये प्रॉब्लम क्या है, मैं सिंपल बात ये करना चाह रहा हूं कि आप स्पेसिफिक बताइए। जो आप एक साल पहले बात कर रहे थे, आप स्पेसिफिक ये कहें कि मैंने भाषण में ये वादा किया था, इनका मैनिफेस्टो उठाइए और मैनिफेस्टो के बाद पॉइंट टू पॉइंट जिक्र कीजिए कि आपने ये कहा था, ये इस बजट में नजर नहीं आ रहा, ये कहा था नजर नहीं आ रहा। महिला सशक्तिकरण पे पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया। आप अगर इनका 9 महीने का कार्यकाल देखेंगे, हर रोज एक अखबार के अंदर कम से कम 2 ऐड आती है मोदी जी की, पर मुझे यहाँ पे मोदी जी कहीं नजर नहीं आए। मेरा ये सवाल है सीधा मैं आपको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ इसी चीज को। देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से स्वच्छ भारत के ऊपर जन धन योजना, मन की बात के थ्रू जो अपना एक मैसेज हिंदुस्तान को दिया है, उसमें कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसी तरीके से ये क्या कहते हैं जैसे स्वच्छ भारत को लेके कि ये शिक्षा प्रसारण के मतलब शिक्षा को मतलब पहुंचाने के लिए, प्रसार करने के लिए, अनपढ़ता मतलब वो क्या कहते हैं निरक्षरता, साक्षरता को बढ़ाने के लिए मन की बात करके ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके लिए कोई ऐसा कोई इंसेंटिव या कुछ न कुछ इसके लिए कोई एक बजट अलोकेट किया जाएगा कि भी सर्व शिक्षा अभियान को जैसे वाजपेयी साहब लेके आए थे, इस तरह का मोदी साहब भी कोई एजुकेशन के ऊपर या स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर उनको कम से कम या इंजीनियरिंग तक या मेडिकल एजुकेशन उनकी फ्री की जाएगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और जहां तक अप्रिशिएट करने वाली बात है, हमें अप्रिशिएट करना, ब्लैक मनी पे उन्होंने हार्ड हिटिंग की है, प्रॉपर्टी टैक्स को उन्होंने ठीक है रैशनलाइज किया, पेंशन योजना को बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है, सभी खास मेहमानों के पास एक एक करके मैं आना चाहूंगी। एक ही बात बड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूँ, बहुत छोटा जी, बहुत संक्षिप्त में, हमारे पास समय की कमी है। एक अहम मुद्दा टच भी नहीं किया गया। इन्होंने सरकार ने अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए, और जो कि एक किसी भी बजट का एक बजट सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट नहीं होती है। राजकोषीय घाटे को 3.9 जरूर किया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं इससे खर्च के लिए हमें ज्यादा पूंजी होगी, लेकिन इसके आगे की क्या सोच है उस पर भी बाकायदा कोई फोकस नहीं किया गया है। एक संक्षिप्त में मैं बस समझना चाहूंगी। सुखबीर हुड्डा जी आपसे शुरुआत और खत्म मैं करूंगी सुरेश नायक जी आपसे, बहुत कम शब्दों में। देखिए क्या कहते हैं, देखिए क्रिटिसाइज में एक
बहुत बहुत कम शब्दों में संक्षेप में बताता हूँ। हर बजट को क्रिटिसाइज करना बड़ा इजी होता है, बाकी कुछ इसके अंदर प्लस पॉइंट भी ऐसे हैं जिसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके अंदर इन्होंने जो सीनियर सिटीजन के लिए ट्रस्ट बना गया है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया गया, वो इनका पिक अप द पॉइंट है, उसको हमने अप्रिशिएट करना। अब बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इस पूरे आम बजट पर जो चर्चा की गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमेरिट्स हैं, इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, लेकिन ज्यादा जो फोकस है आम आदमी की एक जो उम्मीद थी, खासतौर पर टैक्स स्लैब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जरूर आम आदमी की उम्मीदों को झटका लगा है। एक जो विजन की बात की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद के इस आम बजट में कुछ अनोखी बातें पेश की जाएंगी। हमारे पास हर चीज को कीमत बढ़ा दी सर्विस जी, जो एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं, सीधी बात वो ये है कि तमाम चीजें आपके लिए महंगी कर दी गई हैं, जो सीधी बात आपकी भी समझ में आ रही है और हमारे भी समझ में। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना है, लेकिन देश और दुनिया और साथ ही प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।